एड्स और अडल्ट में जो सर्जरी है, एनाटॉमी के लिए तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल साइज वाइज डिफरेंस है। और पेशेंट जो बच्चों का आता है तो वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज, बिकॉज छोटे बच्चों को तो नहीं कुछ विचार बता सकते, इसलिए उनकी हिस्ट्री के पेरेंट्स से और उनकी सिम्टम से उनको डायग्नोज किया जाता है। जो आज हम डिस्कस करेंगे डिजीजेज ऑफ द पीडियाट्रिक सर्जरी, जो मोस्टली कंसर्न है जिसको हमें फेस करना पड़ता है इन प्रैक्टिकल लाइफ, वो इसमें आ जाती है कंजेनिटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया, CDH। हम टर्म बाय टर्म उनको डिस्कस करेंगे कि इसोफेजियल एक चीज़ है जिसमें इनकॉम्पिटेंट इसोफेगस होती है या उसका फिस्टुला होता है इसोफेगस का ट्रेकिया के साथ। फिर कंजेनिटल हाइपरट्रॉफी पाइलोरिक स्टेनोसिस है, इंटरसेप्शन मैकल्स डायवर्टिकुलम, हर्ष डिजीज, HSD को कहते हैं, और एनोरेक्टल malformations एंड समटाइम इंटेस्टाइनल malformations। हम वन बाय वन इनको इनकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। कंजेनिटल डायफ्राग्मेटिक बेबी कैसे प्रेजेंट होता है? मोस्टली जो कंजेनिटल प्रॉब्लम है उसमें प्रेजेंटेशन बहुत जल्दी हो जाती है। इन फर्स्ट 2 वीक्स, 1 to 2 वीक्स में ही बेबी प्रेजेंट कर जाता है। जैसे कि बेबी अक्सर डिस्निक या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ मदर लेके आती है और कफ के साथ लेके आती है कि बेबी दूध नहीं पीता, फीड नहीं करता और खांसी करता रहता है, या फिर उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। उस सूरत में अगर हम डेफिनेशन क्या करें इसमें, herniation of abdominal contents into the chest through a congenital defect in the diaphragm। डायफ्राम के जितने भी अटैचमेंट्स होते हैं इंटीरियर abdominal के साथ, चेस्ट के साथ या पोस्टीरियर, उनमें से कहीं भी कोई रैंप रह जाए तो उसके थ्रू अगर abdominal contents extend करते हैं the chest cavity, this is called तो इसकी etiology क्या हो सकती है? इसकी etiology क्या हो सकती है? तो कहेंगे लेक्चर ले रहे हैं, तो मैडम को कहेंगे लेक्चर ले रहे हैं, सुन लो। फिर इसकी etiology क्या है? Failure of fusion of the septum, ट्रांसवर्सन मेडिडार्सोलेटरल डायफ्राग्मेटिक डोर्सल, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन होते हैं। टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो स्टीरियर है जिसको बॉक्टालिक हर्निया कहते हैं, ये 90% केसेस में है। और इंटीरियर मॉर्गेगनी है, फिर इवेंट्रेशन है, जस्ट वीकनेस ऑफ द अपवर्ड डिवर्जन ऑफ द डायफ्राम विद नो एक्चुअल इफेक्ट नहीं होता। डायफ्राम बहुत वीक होता है, उसका मस्कुलर पार्ट वीक होता है जो कि abdominal कंटेंट्स को एक्सटेंड करवाता है चेस्ट। ये जैसे ये देखें, अगर हम इस तस्वीर को देखें तो ये डायफ्राम है, ये लीवर है और ये इंटेस्टाइन अलॉन्ग विद स्टमक, सारे का सारा कहाँ है? लेफ्ट चेस्ट में पड़ा हुआ है टू द डिफेक्ट्स इन द डायफ्राम। ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन बनाई है जिसमें दिखाया गया। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? यूसिलेटर जिस तरफ से कंटेंट चले जाएंगे उस तरफ लंग्स का क्या होगा? हाइपोक्सीमिया होगा और पेशेंट मोस्टली साइनोज हो जाएगा, लंग की कंप्रेशन हो जाएगी। फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इस्कीमिया हो सकता है जो कि कंटेंट्स हर्निएट कर जाते हैं कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर। अगर उनका रिंग थ्रू विच the opening through which the contents from the abdomen has entered into the chest cavity, if it is very narrow, it will lead to the ischemia or something tendon of the intestine. Diagnosis कैसे करेंगे? एंटीनेटल डायग्नोसिस कैसे होता है कि जब बेबी का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया
तो जो उसका एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो सर्कुलेट नहीं करता, जो कि ओरल कैविटी से इंटेस्टाइन से ब्लॉक होता है और फिर ये थ्रोट उसकी एब्जॉर्प्शन सर्कुलेशन कंटिन्यू कर और अल्ट्रासाउंड में बता सकता है इन दी एंटीनेटल आफ्टर बर्थ क्या होता है सीवियर केस इमीडिएट सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस साइनोसिस होता है, बच्चा गैस्पिंग में आ सकता है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में चेस्ट एग्जामिनेशन में अनइक्वल एयर एंट्री हार्ट शिफ्ट हुआ होगा टुवर्ड्स द अदर साइड और एब्डोमेन टोटली एम्प्टी होगा, बिल्कुल जैसे सारे के सारे कंटेंट्स एब्सेंट है। ये इन सीवियर केस, लेकिन माइल्ड केसेस patient presented great होता है, अगर very small part of the intestine is lying in the chest then it will appear, it may appear later। इसमें recurrent chest infection होगी और accidental अगर हम किसी और रीजन के लिए चेस्ट के लिए एग्जामिन करें तो आपको बॉल साउंड जो है ना वो चेस्ट में आपको फील होगी। कैसे डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या सिंपल क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा एक्सरे चेस्ट ब्लड केसेस करवाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि इसकी सेचुरेशन कम है, ऑक्सीजनेशन कम है। इकोकार्डियोग्राफी देखेंगे तो हो सकता है लंग कार्डिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाए, शिफ्ट ऑफ द हार्ट, अल्ट्रासाउंड चेस्ट और एब्डोमेन एंड सीटी चेस्ट, these are the diagnostic investigations for the diagnostic। अब ये एक्सरे देखें, इस एक्सरे में क्या है, ये एक्सरे चेस्ट एपी व्यू है, ये सारी का सारा गैस है लेफ्ट चेस्ट में, ये सारा स्टमक है और इंटेस्टाइन है। अब ये देखो कि लेफ्ट लंग इज टोटली कोलैप्स और कार्डिक शैडो जो यहाँ होना चाहिए था वो दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ और राइट लंग दैट इज बीन आल्सो compressed due to heart shadow and due to the contents of abdominal contents which has been herniated into the chest cavity। So this is one of the X-ray of the patient with diagnostics। ये उसकी contrast study है। The contrast study shows when oral contrast has been given to the patient, the contrast has been seen in the chest। This is the diagram and the abdominal contents are lying in the chest cavity of the same patient। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें हमें और रेस्पिरेटरी कॉजेज रेस्पिरेटरी स्ट्रेस की और काटें होनी चाहिए, लेकिन क्लिनिकल और इन्वेस्टिगेशन जब डायग्नोसिस ऑफ एक्टिविटीज डायग्नोस्टिक करनी है वी शुड फोकस ऑन दैट दिस पेशेंट विल ट्रीटेड एज मैनेजमेंट क्या है प्री ऑपरेटिव। जब stomach and other contents of the abdomen, small guts, when they are lying in the chest cavity, they are not draining properly. So preoperatively, nasogasic fluid should be passed, or endotracheal intubation or ventilation। फिर IV fluid, बेबी छोटे होते हैं और इनकी वार्मिंग, बॉडी वार्मिंग को बहुत जरूरी है और न्यूनेटल आईसीयू में एडमिशन करना चाहिए। ऑपरेशन क्या है, दो तरीके के हैं। एब्डोमिनल अप्रोच में क्या है, सब कॉन्स्टेंसियन देके सारे के सारे कंटेंट्स को रिड्यूस किया जाता है और फिर इफेक्ट जो होता है ये है। अगर हम एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू जाएं, ये एब्डोमेन खोला, कंटेंट्स को रिड्यूस किया, यहाँ आगे स्टमक ये डिफेक्ट था, उस डिफेक्ट को क्लोज कर दिया गया और उस डिफेक्ट के ऊपर फिर रीएनफोर्समेंट मैश प्रोस्थेटिक मटीरियल पर मैश लगा दिया गया, जो कि एक स्पेशल मटीरियल होता है ताकि दोबारा डिफेक्ट ना हो। पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, वेंटिलेशन कंटिन्यू रहती है और उसके इनटेक और आउटपुट मेंटेनेंस करते हुए पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव की मैनेज किया। ये था डायग्नोस्टिक कंजेनिटल डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट कम इसोफेजियल एयर चीज कंजेनिटली इसोफेगस बनी ही नहीं, कंजेनिटली डिफेक्ट है उसका फॉर्मेशन में, या बनी है तो चेक किया था इसोफेगस के साथ फिस्टुला बन गई। फिर इसोफेजियल चीज़ें होता क्या है, इंटरप्शन और डिसकंटिन्यूटी।
ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, अब नॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाती है इसोफेजियल के साथ ट्रेकियो के दरमियान, और इसोफेजियल एक्ट्रेजिया फिस्टुला के साथ हो सकता है या विदाउट फिस्टुला हो सकता है। इटियोलॉजी ये कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन है बिफोर बर्थ में, जिसकी वजह से ये इसोफेगस कंप्लीटली काम नहीं करती, उसमें कोई ना कोई इसको कंटिन्यू। ये जो टाइप्स हैं इसोफेजियल एट्रीजिया के, ये इसोफेजियल एट्रीजिया जिसमें अपर एंड इज ब्लाइंड एंड लोअर एंड इज आल्सो ब्लाइंड। इसमें इसोफेजियल एट्रीजिया है बट देयर इज ए कम्युनिकेशन ट्रेकिया इसोफेजियल फिस्टुला और एट्रीजिया भी है। इसमें ट्रेकियल इसोफेजियल एट्रीजिया है, लेकिन distal esophagus is communicated with the trachea. These are the different forms. In this case, both ends, lower end and the upper end, both are communicating with the trachea and causing fistula formation. In this case, patient has the continuity of the whole of the esophagus, but there is a tracheoesophageal fistula. The most common is this blind end of the proximal esophagus with the tracheoesophageal fistula. These are different forms of the esophageal atresia and tracheoesophageal fistula. Pathophysiology, पेशेंट कैसे प्रेजेंट होता है? स्वॉल्विंग नहीं हो रही, डिहाइड्रेशन है और हाइपोग्लाइसेमिया है, प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन है, जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी all the contents of the aspiration, all the contents of feeding, they cannot pass up to the stomach, so the child will vomit and all these contents will be aspirated and aspiration pneumonia हो जाएगा। जब डिस्टल इसोफेजियल फिस्टुला होगा उसमें रिगर्जिटेशन होती रहेगी पेशेंट की, स्टमक की, और सीवियर निमोनिया हो जाएगी। ये डायग्नोसिस कैसे होगा? मैटरनल हिस्ट्री ऑफ पॉलीहाइड्रामिनोस, एंटीनेटल लाइफ में जब रेगुलर चेकअप होता है, दिस इज वन ऑफ द काज ऑफ द पॉलीहाइड्रामिनोस। एक्सेसिव सैल्युएशन बच्चे की पैदा होने के बाद, बेबी जो है उससे पानी बार बार स्पिट कर रहा है, ड्रूलिंग है, कफिंग है, चोकिंग है, साइनोसिस है, ओरल फीडिंग के बाद फौरन इसको साइनोसिस शुरू रहता है, चोकिंग करती है, फिर एस्पिरेशन निमोनिया बार बार हो रहा है। नीडल का ट्यूब अगर पास करने की कोशिश करें स्टमक में तो इट इज नॉट पॉसिबल टू पास इन गैस्ट्रिक ट्यूब। एक्सरे, coiling of the tube and the upper mediastinum, gastrointestinal gas, कंट्रास्ट स्टडी, लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर ट्रेकियल एट्रीजिया के साथ ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला है तो उसमें कंट्रास्ट स्टडी में सारे कंटेंट्स वहाँ चले जाएंगे ट्रेकिया में, जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। सर्च फॉर अदर abnormalities along with all these congenital malformation। क्या क्या सर? 50% केसेस में जिनमें ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला हो या इसोफेजियल एट्रीजिया, इसमें हमें वर्टिब्रल abnormality, एनोरेक्टल, कार्डियक, ट्रेकियल, इसोफेजियल रेक्टल, इनके लिए हमें लुक करना चाहिए। 50% ऑफ केसेस में अगर कहीं abnormality है तो उसके लिए अदर कॉजेज भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है इसकी? प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन क्या है? ओरल फीडिंग रोक दो, कंटिन्यूस सक्शन, और न्यूनेटल आईसीयू में इसको एडमिट करो, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन में 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखो, इंक्यूबेटर में रखो, ऑक्सीजन इनहेलेशन देती रहो, आगे फ्लूइड देना है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करना है जिसमें कि अदर abnormalities हैं। फिर प्रिपेयर फॉर अर्जेंट सर्जरी आफ्टर प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। ऑपरेशन क्या है? लो रिस्क इन्फेंट शुड गेट प्राइमरी सभी मासूद है। अब आ रही है? अब देखो चेक करो, आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है? ठीक है।
सॉरी भी, अगर आवाज़ नहीं आपको आई तो मुझे इसने इन्फॉर्म नहीं किया। आप क्लियर हो जाए। ऑपरेशन कैसे करना चाहिए? नो रिस्क इन्फेंट्स शुड गेट प्राइमरी पेन। हाई रिस्क बेबीज गेट गैस्ट्रोस्टमी फर्स्ट, build up the patient, then you will try the anastomosis of the esophageal tree. Right thoracotomy, right chest को खोल के फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस के थ्रू अप्रोच की जाती है। ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला को लाइगेट किया जाता है। बाकी जो इसोफेगस के दोनों पार्ट्स हैं और उसके थ्रू एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दी जाती है ताकि बेबी को आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू फीड कर सकें, जो कि स्टोमक में पहुंच जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव 5 to 7 इसोफेगोग्राम इसके किए जाते हैं। 5 to 7 डेज पे इसोफेगोग्राम किया जाता है। कंट्रास्ट स्टडी की जाती है। अगर कोई लीकेज ना मिले देन वी कैन रिज्यूम ऑन ओरल फीडिंग। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं सर्जरी की? इससे मेजर सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अर्ली अनास्मोसिस जो किया हुआ है दोनों एंड्स ऑफ इसोफेगस में, इट में लीड टू लीक और उससे मीडियास्टिनाइटिस हो जाता है या लीक हो जाता है कंटेंट्स। रिकरेंट फिस्टुला बन सकता है या ट्रेकियम रेशियो हो सकता है। जब जहाँ से हम ट्रेकिया को सेपरेट करते हैं फ्रॉम इसोफेगस वहाँ पर वीकनेस हो सकती है और पेशेंट्स को सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। डेट कॉम्प्लिकेशन क्या है? जब अनास्मोसिस करते हैं इसोफेगस की एंड टू एंड, वहाँ पे अनास्मोटिक साइड पे स्ट्रक्चर बन सकता है। जब स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा? नर्विंग हो जाएगी which may later on be dealt with repeated dilatation और फिर इसोफ्लेक्स रिफ्लेक्स हो सकता है 50% केसेस में। और हो सकता है कि जब आपने अनास्मोसिस कर दिया इसमें मोटिलिटी डिसऑर्डर आ जाए और डिफिकल्टी हो बेबी को फीड करने। ये थी ट्रेकियोएसोफेजियल एट्रेजिया एंड ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। एक और जो कंजेंटल प्रॉब्लम है वो है कंजेंटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टिनोसिस। इसमें बेबी फर्स्ट 1 to 2 वीक्स में प्रेजेंट होता है। मदर लेके आती है कि बेबी फीड करने के बाद 1 to 2 आवर्स आफ्टर फीडिंग बेबी वॉमिट कर देते हैं। जो उसने फीड की होती है वो थोड़े अरसे में बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है। अगर बेबी को इंटेस्टाइनल इंफेक्शन हो उसकी वॉमिटिंग में और पाइलोरिक स्टिनोसिस की वॉमिटिंग में डिफरेंस क्या होगा? आपको पता है जो बाइल है वो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में एंटर होती है थ्रू द सीबीडी। अगर ऑब्स्ट्रक्शन से प्रॉक्सिमल हो मींस पाइलोरिक एंड में, तो जो वॉमिटिंग होगी उसमें बाइल नहीं होगी, उसको कहते हैं नॉन बाइलियस वॉमिटिंग। कभी बाइल नहीं इसमें कंटेंट्स आएंगे। लेकिन अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो मींस प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन लाइक कंजेंटल एट्रेजिया आ जाए जेजुनम में, आइलियम में, तो उसमें क्या होगा? जो कंटेंट्स हैं वो रिफ्लेक्स करेंगे लेकिन उस कंटेंट्स के साथ साथ क्या चीज़ आएगी जो वॉमिटिंग में आएगी? वो भी बाइल, उसको कहते हैं बिलियस या बाइल स्टेन वॉमिटिंग। बाइल स्टेन वॉमिट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में होगी या इंटेस्टाइनल एट्रेजिया में होगा, लेकिन पाइलोरिक स्टिनोसिस में नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी, कॉमन है। और सेकंड टू 8 वीक्स में बेबी प्रेजेंट करता है। क्या कंप्लेंट्स होती हैं उसकी? पैथोफिजियोलॉजी क्या है? मस्कुलर हाइपरट्रोफी और लेयर्स ऑफ द पाइलोरिस, मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द सर्कुलर लेयर काजिंग पाइलोरिक स्टिनोसिस। फिर ग्रेजुअली स्टॉमिक जो है ना वो डिस्टेंड करता जाता है, गैस्ट्रिक आउटर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, रिपीटेड वॉमिटिंग होती है और वेट लॉस। और क्या होता है? पेरिस्टालसिस, इंटेस्टाइन की एम्प्टी होने की वजह से इंक्रीज कर देती है। सिम्टम्स क्या होंगे? जैसे मैंने बताया फर्स्ट 2 to 3 वीक्स आफ्टर बर्थ में पेशेंट प्रेजेंट करता है विद हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव प्रोजेक्टाइल 9 बाइट्स और बेबी हर भूखा ही रहता है। फीड करता है बेबी लेकिन वो उसके फीड कंटेंट्स अब्सॉर्ब भी नहीं होते हैं, बेबी हर भूखा ही रहता है।
जब हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, बेबी जनरली वीक होता है, डिहाइड्रेटेड, वेट लॉस होता है, ओलिगोरिया, वायरस के अंदर टेंस इंटेंस ऑब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, जा ही नहीं रहे इंटेस्टाइन में बंद एब्जॉर्प्शन, तो मैलन्यूट्रिशन होगा और डिहाइड्रेटेड होता है, ओलिगोरिया हो जाएगी और पॉसिबली समटाइम एंड अप जॉन्डिस। Abdominal examination में क्या देगा, abdominal upper part of the abdomen will be distended in the epigastric और visible gastric movements नजर आएंगे, peristalsis movement नजर आएंगे। कल्पेशन जब करेंगे तो वहाँ पे आपको abdomen या epigastric में एक mass feel इन्वेस्टिगेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, सबसे मोस्ट डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन। इसके बाद कंट्रास्ट स्टडी रहती है जिसमें क्या है, वेरिएंट मील है, जब डिफिकल्टी हो डायग्नोसिस समझ नहीं आ रही, एक कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, बाइलोरी स्टेनोसिस रह जाती है, अदर ल्यूमिनल इक्टेजिया, उसमें वेरिएंट मील करवाते हैं, जिसमें स्टमक डिस्टेंडेड होगा, स्ट्रॉन्ग गैस्ट्रिक वेव्स होंगे, इलांगेटेड और नैरो पाइलोरिक चैनल होगा, स्टिंग साइन होगा और डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगा। इन्वेस्टिगेशन कराने पे हमें क्या होगा, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम सारी करवानी है, इसमें हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, सारे का सारा एसिड HCl जो स्टमक का वो लॉस हो जाएगा तो बॉडी एल्कलोसिस हो जाएगी और इनडायरेक्ट बिलिरुबिनेमिया हो जाएगी। अल्ट्रासाउंड में ये पाइलोरिक स्टेनोसिस, स्टमक जो हमें बड़ा नैरो, ये स्टमक है और ये एरिया यहाँ पे ये स्टमक है और ये एरिया सारे का सारा हाइपर पाइलोरिक हाइपरट्रॉफी। ये जब कंट्रास्ट स्टडी दी, ये स्टमक सारी की सारी डायलेटेड है और ये पार्ट ऑफ द पाइलोरिस ये नैरो होगा, कंटेंट्स कंट्रास्ट कंटेंट्स आगे पास नहीं हो। जी भी एक और व्यू है, लेटरल व्यू, जिसमें कि ये मेन नैरोइंग है पाइलोरिक एरिया। ये एक बहुत ही नैरो पार्ट, इसको स्टिंग साइन कहते हैं। ये स्टमक डिस्टेंडेड ओवर डिस्टेंडेड स्टिंग साइन है कि छोटे से स्मॉल स्ट्रीक जो है ना कंट्रास्ट की पाइलोरिस से जा रही है ड्यूडिनम में, जो कि जारी ड्यूडिनम में वाइट साइन आ गया, इसको कहते हैं स्ट्रिंग साइन। मैनेजमेंट जैसे पता है कि प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट के बगैर अगर हम उसके इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हैं उसमें चले जाएंगे सर्जरी करने, तो पेशेंट्स को सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने के चांस है, इसलिए उसकी हाइड्रेशन करनी होती है। नील जगह से दूध डाल के उसको स्टमक में दिया जाता है ताकि वो स्टमक जो है जो एटोनिक हुआ है थोड़ा सा फंक्शनिंग हालत में आए, इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को करेक्ट करता है। ऑपरेशन इसमें क्या है, इसमें एक स्पेशल प्रोसीजर है जिसमें अभी बताया था कि यहाँ पे सर्कुलर फाइबर्स जो हैं पाइलोरिस के स्टमक के जो पाइलोरिक पार्ट है, सर्कुलर फाइबर होते हैं जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं या हाइपरट्रॉफिड होते हैं। तो एक ऐसा ऑपरेशन किया जाता है जिससे सर्कुलर फाइबर को लॉन्गिट्यूडनल सीन दिया जाता है, सर्कुलर फाइबर को कट कर दिया जाता है ताकि उनका जो कॉन्स्ट्रिक्टिंग इफेक्ट है वो जाए और पाइलोरिस का जो एंट्रम है वो डायलेट हो जाए और उसके थ्रू कंटेंट्स स्टमक से ड्यूडिनम में चले जाए। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, रैमस्टेड्स पाइलोरोमायोटोमी। ट्रांसफर्स राइट अपर एब्डोमेन में दिया जाता है, इंटरप्रेटिवली फाइंडिंग देखी जाती हैं। मैच जब देखेंगे उसमें 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, पेल इन कलर होता है, कार्टिलेज लाइक होता है, जिस लगता है जैसे कार्टिलेज आपने पकड़ी हुई है। एंटीरियर स्पोरिक सर्विस में उसको एक इंसिजन दिया जाता है, लेकिन म्यूकोजा को सेव किया इंसिजन दिया जाता है सिर्फ वेस्ट्रल लेयर में और सब म्यूकोजा से पहले ही आप अपना नाइफ रोक देते हैं ताकि म्यूकोजा इंटैक्ट रहे और परफोरेशन आप अवॉइड कर सकते। ये है, अगर पाइलोरिस का कंटेंट देखें तो कितना है, हाइपरट्रॉफिड हुआ है, यहाँ देखो कितना मोटा है स्टमक की वाल और पाइलोरिस की वाल देखो फिर आगे ड्यूडिनम आ जाती है। इस पार्ट को लॉन्गिट्यूडनल सीन दिया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल सीन कितना डीप होता है, यू कैन रीच अप टू
submit koza, but don't openly begin. Otherwise, there will be perforation, which will be very difficult to deal. Just a minute. ये ऐसे ऑपरेशन abdomen खोला, लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन दिया, इंसिजन देने के बाद उसको मस्कुलर फाइबर जो थे, सर्कुलर फाइबर उनको सेपरेट किया गया और डायलेट किया गया ताकि वो जो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट है वो खत्म हो जाए, लेकिन म्यूकोजा को सेव किया जाए ताकि कंटिन्यूटी म्यूकोजा की रहे और परफोरेशन ना हो। ये नॉर्मली तो वो तो स्कीमेटिक डायग्राम थी, ये है सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें आप देखते हो सर्जरी में ये आपने देखा क्या है, ये क्या है देखो, ये पेल कलर हाइपरट्रॉफिड है इसलिए इसको पेल नजर आ रहा है, हाइपरट्रॉफिड पाइलोरिस। अब आपने क्या किया, लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन दिया, तो ये देखें ये मसल में इंसिजन दिया और अंदर से म्यूकोजा पॉपअप नजर आने लग गया। जब आपने इसको म्यूकोजा को फील किया उसकी वजह से जो नैरो इसका ह्यूमन बॉडी था आपको बाई डिजिटल प्रेपरेशन से फील होने लगा कि ये काफ़ी वाइड होने लगा, पाइलोमायोटमी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। पोस्ट ऑपरेटिवली क्या किया जाता है, पेशेंट्स को यूजली आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं कुछ घंटों के लिए, फिर उनको ग्रेजुअल फीडिंग शुरू करा दी जाती है, पहले 40 ग्राम्स और डिस्चार्ज कर दिया। कंजेंटल इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन आपके माइंड में कुछ आता होगा, एक इंटेस्टाइन का पार्ट दूसरे इंटेस्टाइन के ल्यूमन के अंदर घुस जाए या इनवेजिनेट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, इंटरसेप्शन। Invagination or telescoping of the proximal segment of the ball into the lumen of the distal segment is interception. इसमें दो पार्ट होते हैं, जो पार्ट इनसाइड चला जाता है उसको, जो पार्ट इनसाइड जाता है उसको क्या कहते हैं, इंटरसेप्टम, 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 और जिस डिस्टल पार्ट में जाता है वो इंटरसेसिपिएंट, जैसे रिसिपिएंट होता है, ये इंटरसेप्टम है और इंटरसिपिएंट, इंटरसेप्टम रिसिपिएंट ये प्रॉक्सिमल पार्ट, ये डिस्टल पार्ट है। स्मॉल गट लार्ज गट के अंदर ये डिस्टल एरिया इन्वेजिनेट हुई है लार्ज गट में, तो ये इंटरसेप्शन हुई है। ये प्रॉक्सिमल पार्ट जो है ना इंटरसेप्टम, और जो लार्ज गट का पार्ट है वो इंटरसिपिएंट है। अब इसको डायग्नोसिस कैसे, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है आफ्टर पाइलोरिक स्टीनोसिस। अबडोमिनल पेन चिल्ड्रन में होती है और जब पेन इसके साथ प्रेजेंट होता है इंटरसेप्शन के साथ, जस्ट लाइक ए अपेंडिसाइटिस। समटाइम बच्चों में हम डायग्नोज करते हैं अपेंडिसाइटिस, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शो करते हैं कि ये इंटरसेप्टम है। 3 to 4 months to 2 years of age और पीकिंग टाइम जो है ना 5 to 7 मंथ तक है। इटियोलॉजी क्या है, इडियोपैथिक 90%। लीडिंग पॉइंट क्या हो सकते हैं, मैक्टिस डायवर्टिकुलम है जो कि ऐसे इंटरसेप्टम बन जाता है। अदर पॉसिबल क्या है, पॉलिप्स हो सकते हैं, हेमेंजियोमस, लिम्फोमस, appendix, intestinal neoplasm, submucosal hemorrhage associated with not shown in purpura, foreign body, ectopic, pancreatic tissue, gastric tissue, and intestinal duplication. They can lead to the interception. Hypothesis क्या है? Invaginated segment is carried distally by peristalsis. जब वो स्मॉल पार्ट उसके अंदर इन्वेजिनेट कर जाता है तो उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कंटिन्यू रहती है और वो मजीद पीछे से और जो पार्ट है वो और आगे 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 चलता है। Mesentery and vessel become involved with the intraluminal loop and are squeezed within the engulfing segment, causing venous congestion, swelling हो जाती है, which lead to ischemia and obstruction. ये कहाँ हो सकता है, एंट्रोकोलाइटिस, स्मॉल गट का स्मॉल गट में, एंट्रोकोलाइटिस, एंट्रोकोलिक स्मॉल गट का लार्ज गट में, या कोलोकोलिक लार्ज गट का लार्ज गट में। डायग्नोसिस क्लिनिकली क्या है, क्रैम्पिंग अब्डोमिनल पेन, हेल्दी बेबी होता है लेकिन क्रैम्पिंग पेन, लेग्स अब्डोमिनल के साथ पेन के दौरान अपने एपिसोड में अपने अब्डोमिनल के साथ लगाता है और लिथार्जी होता है बेबी,
की वॉमिटिंग रहती है, कॉन्स्टिपेशन although frequent movements may occur within the few first hours। जब पेन होती है उसमें हो सकता है पेशेंट रैपिड या रिपीटेड स्टूल लूज मोशन के साथ हो, लेकिन इसका एक और डायग्नोस्टिक है क्या, करंट जेली स्टूल डार्क ब्लड क्लॉट मिक्स विद करंट जेली, ये पास करता है। उसमें मदद को स्पेशली पूछा जाता है कि जो स्टूल बेबी ने पास किया पेन के बाद वो कैसा है, क्या म्यूकस स्टेन है, ब्लड स्टेन है, या इसमें इंटेस्टाइन और समटाइम abdominal mass, right adipose mass पेन। कोलिक एब्डोमिनल पेन बच्चा ऐसे इकट्ठा है, करंट जेली ये उसका स्टूल का शक्ल ऐसी हो, और अगर उसको हम एग्जामिन करें तो ऐसे सॉसेज शेप राइट एलिफोसा में या राइट फ्लैंक में उसका सॉसेज शेप मैच भी हो। क्या चीज़ें हैं, क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन, कोलिक एब्डोमिनल पेन, बेबी एब्डोमिनल के साथ टांगे निकालते हैं, करंट जेली या ब्लड स्टूल होगा, और जब फील करेंगे एब्डोमिनल तो ये डायग्नोस्टिक साइन है पेशेंट के। एब्डोमिनल एक्स-रे कैसे नजर आएगी, लो सेंसिटिविटी है, हाई फास्ट नेगेटिव है, कैन बी नेगेटिव इन अर्ली केस में नेगेटिव होगा। फिर डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं या परफोरेशन के रिस्क को देखने के लिए इफेक्टिव है, अदर डिजीज को रूल आउट करने के लिए भी देख सकते हैं, वल्वुलस को भी अल्ट्रा एक्स-रे में पता चलेगा। लेकिन रेडियोग्राफिक साइंस ऑफ डिसेप्शन क्या है, टारगेट साइन, क्रेसेंट साइन, लिवर एज साइन, वॉल्व्स में हैव नॉर्मल एक्स-रे। टारगेट साइन क्या होता है, अगर हम टारगेट साइन को देखें जहाँ वो एमिंग कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें एक सेंट्री डार्क होती है, उसके बाद ऐसा एक रिंग अपीयर हो जाता है, वो कैसे है, टारगेट साइन जहाँ नजर आएगा आपको ये इंटेस्टाइन का एक बड़ा रिंग है और उसके अंदर भी एक स्मॉल रिंग है, ये है ये टारगेट साइन ऐसे नजर आता है। अगर हम एमिंग, जब वो एमिंग होती है कंपटीशन होता है, आवाज नहीं आ रही, एमिंग साइन कहते हैं। एमिंग साइन ये देखें, आउटर रिंग है जो डार्क है, उसके बाद सेंटर में एक स्मॉल डॉट है, ये टारगेट साइन। टारगेट साइन ये देखो इसमें ज्यादा है, ये बाहर एक, ये है टारगेट साइन। जब टू लेयर्स के दरमियान में गैस आ गई है तो वो एक टारगेट साइन बना रही है, ये टारगेट साइन। इस सेक्शन में टारगेट साइन बड़ा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। ये स्मॉल गट ऑब्स्ट्रक्शन साइन, इसमें क्या आता है, स्मॉल गट डायलेटेड लूप्स नजर आ रही हैं, ये भी जहां आपका इंटरसेप्शन होगी उसके प्रॉक्सिमल एरिया क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, और वो ऑब्स्ट्रक्शन कैसे एक्स-रे में नजर आएगी, उसमें डिस्टेंडेड बॉल लूप्स, मल्टीपल बॉल लूप्स, डिस्टेंडेड बॉल लूप्स नजर आएंगे। और इरेक्ट पोस्चर में एक्स-रे में क्या नजर आएगा, मल्टीपल एयर फ्लो लेवल्स, ये भी साइन है ऑब्स्ट्रक्शन के। ये शो करते हैं कि इंटरसेप्शन के प्रॉक्सिमल जो स्मॉल गट है वो सारी की सारी डायलेटेड है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। इंटरसेप्शन रूल आउट करने के लिए प्लेन एक्स-रे फिल्म कभी हेल्पफुल नहीं होता। उसके लिए माइंड में रखना चाहिए कि अगर हमने एक्स-रे करवा लिया और आपको कोई टारगेट साइन नजर नहीं आ रहा तो ये आप ब्रेन से निकाल दें कि आपने इंटरसेप्शन को रूल आउट करें। उसके लिए अल्ट्रासाउंड इंटरसेप्शन को डायग्नोज करने के लिए बहुत सेंसिटिव है और स्पेसिफिक भी है। इसमें एक्सपोजर रेडिएशन का कोई नहीं है और अदर पैथोलॉजी को भी ये रूल आउट कर देता है। इसमें टारगेट साइन नजर आएगा और सैंडविच साइन लॉन्गिट्यूडनल नजर आएगा।
ये अगर देखो तो इसमें टारगेट साइन है, ये टारगेट साइन है इसमें, ये टारगेट साइन है। ये अल्ट्रासाउंड में सिग्नल रिंग साइन होता है, ये टारगेट साइन होता है। और सैंडविच साइन, सैंडविच में जैसे ये बाहर वाली लार्ज गट की वॉल है दोनों तरफ और दरमियान में स्मॉल गट है जो इंटरसेप्टियन है। इंटरसेप्टम जो है ना वो ये स्मॉल गट है और ये बाहर जो है ये लार्ज गट है। और जब हम बेरियम अनीमा करते हैं, अनीमा नीचे से दिया जाता है, तो ये एक इसका ये क्या साइन है, क्लापा, कौवे का पाँव अगर देखा जाए किसी स्टिक पे बैठा हुआ तो उसको वो ऐसे फिर होता है जैसे ये उसके जो उसकी फिंगर है वो है और दरमियान में ये इंटरसेप्टियन है और इंटरसेप्टम ये है। ये बेरियम अनीमा में इस तरह से साइन लग रहा है। सीटी स्कैन में भी नजर आता है ये टारगेट साइन। सीटी स्कैन में अगर देखा है तो ये सीटी स्कैन है, ये लार्ज गट है और ये देखो लार्ज गट के अंदर स्मॉल गट गई हुई है और ये सीटी स्कैन में भी नजर आ रहा है टारगेट साइन। सॉसेज शेप मैच भी नजर आ रहा है, ये सॉसेज शेप, ये सॉसेज अगर ऐसा देखा जाए तो सॉसेज जो होती है उसकी शेप आपने देखी है ना, ये उस शेप का ये और उसके अंदर टारगेट साइन है। मैनेजमेंट क्या है, जब पता है कि पेशेंट इस इंटरसेप्शन की वजह से उसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो क्या होगा, पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो उसके लिए पेशेंट को क्या किया जाता है, रिससिटेट किया जाता है बिफोर दी सर्जरी। क्या करेंगे, एनपीओ कर देंगे, ये तो कैसे ट्यूब डाल दी जाती है, आईवी फ्लूइड्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और अगर अनीमिक हो तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन अरेंज करके ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दीजिए। फिर क्लिनिकल जब सस्पिशन हो इंटरसेप्शन का तो उसके लिए एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है जिसमें क्या किया जाता है, जिस तरह बेरियम अनीमा दिया गया है इनल कैनाल से थ्रू दी एनएस, हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन भी की जाती है कंट्रास्ट एजेंट से या एयर अनीमा से, जिस तरह से डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह अगर हम एयर अनीमा दें या कंट्रास्ट दें विद प्रेशर तो वो कंटेंट्स जो कि उसके अंदर इन्वेजिनेट हो रहे थे स्मॉल गट के लार्ज गट के अंदर, तो उसको पुश बैक करके उसको रिड्यूस कर देता है, इसको कहते हैं रिडक्शन अनीमा। अनीमा की कौन कौन सी टाइप हो सकते हैं, अनीमा क्या होता है, इनल कैनाल के थ्रू अनीमा दिया जाता है, उसको एयर हो सकती है, पानी हो सकता है या कंट्रास्ट फ्लूइड कंटेनिंग बेरियम, ये तीन तरह के अनीमा होते हैं। जिसमें क्या, जब अनीमा दिया जाता है बेरियम अनीमा देते हुए जब यहाँ से एनल कैनाल से एंटर किया प्रेशर से तो ये जो इंटरसेप्शन हुई होती है वो उसको रिड्यूस कर बेरियम अनीमा की। सर्जरी क्या है, जब वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ठीक नहीं होता तो अल्टीमेटली एक्सप्लोर किया जाता है, लेप्रोटमी दी जाती है, ट्रांसवर्स सुपराअम्बलाइक इंसिजन दिया जाता है बच्चों में, क्योंकि बच्चों का अपना लॉन्गिट्यूडनल छोटा होता है तो इसको ट्रांसवर्सली ओपन किया जाता है। यू कैन examine the whole of the abdomen easily through the transverse. जो इंटेस्टाइन वायबल होती है उसको रिड्यूस किया जाता है बाय मिल्किंग विद एपेंडिसेक्टमी एक्सियन आदि मेटाडाइवर्टिकुलम अगर उसकी कॉजेस हो तो। फिर अगर गैंग्रीनस लूप है तो जो पार्ट गैंग्रीन है उसको रिसेक्ट किया जाता है और प्राइमरीली क्लोज कर देते हैं। अगर प्राइमरीली क्लोज करें तो उससे पहले कहते हैं कि स्मॉल गट का लार्ज गट के साथ अगर आपने नासमोसिस किया है तो प्रॉक्सिमल आइलियास्टमी नासमोसिस प्रॉक्सिमल प्राइमरी करना चाहिए। अगर पॉसिबल ना हो तो उस सूरत में आइलियास्टमी की जाती है या कोलोस्टमी और म्यूकस फिस्टुला बना दिया जाता है और बाद में इसको रीनासमोसिस कर दिया। ये स्मॉल गट अगर देखो, ये स्मॉल गट लार्ज गट के अंदर गई हुई, ये स्मॉल गट इसके यहाँ तक पहुँची हुई, देखो डिस्टर वाला पार्ट सारे का सारा कोलैप्स है और ये स्मॉल गट इस लार्ज गट के अंदर गई हुई।
ये इंटरसेप्शन, अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे नजर आती है। अगर देर तक उसका पता ना चले तो जब हम उसको रिव्यू करते हैं या रिड्यूस करते हैं तो जो पार्ट अंदर गया होता है वो स्कीमिक हो जाता है या फिर गैंग्रीन हो चुका है। जब गैंग्रीन हो स्कीमिक हो तो उसको रिसेक्ट करके गैंग्रीन पार्ट को बाकी को डिस्टर्ब के साथ अनास्मोसिस करेंगे, प्राइमरी अनास्मोसिस करेंगे। असप्तान डिजीज ये एक और कंजेंटल प्रॉब्लम है। इसके बारे में आप मेरा ख्याल पीड्स वाले आपको थोड़ा बहुत बता चुके होंगे क्या होता है। इसमें भी इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होती है, लेकिन इसमें प्रॉक्सिमल नहीं इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इसमें डिस्टल होती है, स्पेशली रेक्टम या सिग्मॉइड को। इसको न्यूरोजेनिक फॉर्म है, इसमें नर्व एंडिंग्स नहीं होती हैं इंटेस्टाइन में, लास्ट गट में, जिसकी वजह से वहाँ की मोटिलिटी खत्म हो जाती है। मोटिलिटी खत्म हो जाएगी, फंक्शनिंग नहीं होगी तो प्रॉक्सिमल जितने भी इंटेस्टाइन कंटेंट्स हैं वो वहाँ पे कलेक्ट होंगे और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देंगे। इसमें क्या होता है, गैंग्लियन सेल्स नहीं होते मायोन्टेरिक में और सबम्यूकोसा प्लेक्सस में गैंग्लियन सेल्स की एब्सेंस होती है, जिस वजह से रिलैक्सेशन नहीं होती इंटरनल एनल स्फिंक्टर की और इफेक्टेड वॉल की, और इससे जो प्रॉक्सिमल गट होगी वो सारी की सारी डायलेटेड होगी और लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन। न्यूरल सेल्स टू माइग्रेट कार्डियली कंजेनिटली एब्सेंट होते हैं। ये गैंग्लियोनोसिस होता है, बिगिंस एट द एंडोरेक्टल लाइन, 80% इन्वॉल्व होती है ओनली रेक्टोसिग्मॉइड एरिया, 10% एक्सटेंड कर सकता है अप टू दिस स्प्लेनिक फ्रैक्चर और 10% इन्वॉल्व करता है एंटायर ऑफ द कोलन और पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। रेयरली इट इन्वॉल्व इन एंटायर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ये एक्चुअली प्रॉब्लम है लार्ज का, इसमें इनोरेक्टल रेक्टोसिग्मॉइड 80% रेक्टोसिग्मॉइड और 10% ऑफ द डिसेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, इसमें होल ऑफ द एब्डोमिनल डिस्टेंडेड होता है, स्वेयर एब्डोमिनल पेन, बेबी बिकोने पास नहीं करता, फर्स्ट 24 आवर्स में उसने पास नहीं किया और उसको बिलियस वॉमिटिंग हो रही है, और ये बिलियस वॉमिटिंग उस वॉमिटिंग से डिफरेंट है जो कि पहला लिस्ट है, इसमें बाहिर नहीं आती, उसको नॉन बिलियस वॉमिटिंग है। रेक्टल एग्जामिनेशन करें, जब उंगली फिंगर से एग्जामिनेशन करते हैं तो जो पार्ट उसका फंक्शनिंग नहीं, जब आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो गश ऑफ स्टूल और गैस जो होती है इससे बाहर आ जाएगी, क्योंकि उस फिंगर से वो एरिया जो कि डायलेट नहीं हो रहा था वो डायलेट करेगा। बड़े बच्चों में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन है और सेहत नहीं बन रही होती। 10 to 15% प्रेजेंट विद हर्सपिटाइटिस एंड टेरोकोलाइटिस, सीवियर डायरिया होता है, फीवर होता है, डिहाइड्रेशन होती है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है। ये हर्सपिटाइन डिजीज की प्रेजेंटेशन है। इस तरह से बेबी न्यूनेट की हर्सपिटाइन डिजीज का होल ऑफ द एब्डोमेन देखो 10 सेट स्टैंडर्ड है और बेबी बिल्कुल ही डिहाइड्रेटेड नजर आ रहा है। डायग्नोसिस क्लिनिकल, फिर प्लेन एक्स-रे एब्डोमेन, कंट्रास्ट स्टडी या फिर रेक्टल बायोप्सीज ली जाती हैं और एनल मैनोमीटर, ये एनल कैनाल के थ्रू एक मैनोमीटर होता है, उसको डाल के देखा जाता है कि उसकी टोन कैसी है, वो रिलैक्सेशन होती है जब पास करते हैं या नहीं। ये इस तरह से नज़र आता है। तो देखा जाए तो ये पार्ट प्रॉक्सिमल डायरेक्टेड होता जा रहा है और ये सारे का सारा एक एम्ब्रियोनिक पार्ट है जो कि डायलेट नहीं हो रहा विद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और इट विल लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शन। इस तरह से बेबी प्रेजेंट करता है लंग एक्सरे में होल ऑफ द गट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि डिस्टेंडेड नजर आती है। ये भी एक और पिक्चर है उसी हर्सपिटाइन डिजीज की, और जब वेरियोनिमा देता है इसमें डिफरेंट 3 जोन नजर आते हैं। स्पास्टिक लोअर जोन है, फनल शेप्ड मिडल जोन है और ऑल द डायलेटेड क्रॉस है। ये डायलेटेड है और ये फनल शेप्ड है और फिर स्पास्टिक पार्ट है, ये नैरो पार्ट, ये इसमें वेरियोनिमा नजर आएगा। ये इस तरह से वेरियोनिमा में नजर आएगा, ये इस तरह से वेरियोनिमा में नजर आएगा। Less sensitive for detection, but short and ultrasound segment
Alström disease, total colon, aganglionosis, and disease of the newborn. Many newborns do not show definitive transition zone, but only delayed evacuation of the contrast. रेक्टल बायोप्सी सबम्यूकोजल सक्शन जब बायोप्सी ली जाती है तो उसमें मीजनर्स जो मीजनर्स सबम्यूकोजल प्लेक्सस है उसमें गैंग्लियन नहीं है और वैक्स मर्जेंटा रिफ्लेक्सेस में इसमें स्टाइल करते हैं तो वो नजर केंद्र नहीं आती वेनोमेट्री में भी रिफ्लेक्स ही नहीं होता इसमें इंटरनल इनर स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन ही नहीं फील होती मैनेजमेंट क्या है इसमें डेफिनेट रिपेयर करनी पड़ती है ट्रांस इनर पुल थ्रू कि वो जो पार्ट यानी कि उसको इंटेस्टाइन को पार्ट को पुल थ्रू किया जाता है इसके थ्रू नीचे ला के इसको रिसेक्ट किया जाता है और बाकी को इनर कैनाल के साथ एनास्मोसिस का जाता है या फिर लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड ट्रांस इनर पुल थ्रू किया जाता है ये भी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि करके एक एंगलियन के पार्ट को रिमूव किया जाता है बाकी को रेस्टोरेशन ऑफ द एनास्मोसिस कर दी जाती है ये देखें ये एक एंगलियन पार्ट है इसको इनर कैनाल के थ्रू नीचे लाया जा रहा है और उसको निकाल के फिर क्या करेंगे जहाँ तक एक एंगलियन का है उसको सेट करेंगे बाकी को इसके साथ एनास्मोसिस करेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है पोस्ट ऑपरेटिव स्टिक्चर फॉर्मेशन है अनास्मोटिक लीक हो सकता है एंटेरोकोलाइटिस हो जाए या फिर इनकॉन्टिनेंस इसमें कंट्रोल इसका खत्म हो जाता है एंटेरोकोलाइटिस भी हो सकता है उसमें क्या मेडिकल इमरजेंसी है हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है एनपीओ IV फ्लूइड हॉस्पिटल एंटीबायोटिक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जब ना कामयाब हो रही हो तो फिर या फिर परफोरेशन हो जाए इंटेस्टाइन की उस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है इमरजेंसी सर्जरी की जाती है और कोलास्टमी कर दी लूप कोलास्टमी कर दी जाती है और बाद में फिर डेफिनेटिव प्रोसीजर की जाती है एक और कंजेंटिव प्रॉब्लम्स होती है डायवर्टिकुलम इसकी प्रेजेंटेशन भी ऐसी होती है डायवर्टिकुलम है ना जो कि टू फीट कार्ड्स में पूरी जैसी कंजक्शन होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो ये क्या कहता है डायवर्टिकुलाइटिस और इट्स प्रेजेंटेशन इज जस्ट लाइक एपेंडिसाइटिस छोटे बच्चों में प्रेजेंटेशन जब होगी तो ऐसे ही होगा जैसे एपेंडिसाइटिस की पेन पेशेंट टिपिकली पेन राइट एलिमेंट के साथ प्रेजेंट होता है और इस प्रेजेंटेशन में उस तरह से वॉमिटिंग होती है एब्डोमिनल पेन होती है और फीवर भी होता है ये देखिए ये स्मॉल गट है ये आइलिम है आइलिम की आउट क्रॉपिंग है ये मैकल्स डायवर्टिकुलम ये मैकल्स डायवर्टिकुलम अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो व्हाट इट विल कॉज डायवर्टिकुलाइटिस इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी ही हो जाएगी जैसे एपेंडिसाइटिस कितने परसेंट 2% पॉपुलेशन में डिवाइडेड है इसे का डिजीज ऑफ 2% लोगों में है 2% सिम्टोमेटोलॉजी होती है सिम्टोमेटिक केसेस लेस देन 2 years होते हैं 2 feet फ्रॉम द आईलिस की जंक्शन होती है 2 inch इन लेंथ होती है और 2 टाइप्स ऑफ एक्टोपिक टिश्यू होती है गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक ये डिजीज ऑफ 2 कहलाते हैं व्हाट इज इट इज कॉल्ड डिजीज ऑफ द 2% पॉपुलेशन सिम्टम्स ही 2% लोगों में होते हैं सिम्टोमेटिक केसेस लेस देन 2 years 2 feet proximal to the आईलिस जंक्शन और 2 inch लेंथ होती है और 2 टाइप्स इसमें हो जाता है गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक प्रेजेंटेशन समटाइम पेशेंट GI bleed विदाउट एनी पेन बॉल रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है इन्फ्लेमेशन और डायवर्टिकुलाइटिस 50% पेनलेस bleeding बॉल रिस्ट्रिक्शन सब 30% but 20% डायवर्टिकुलाइटिस GI bleed मोस्ट कॉमन कॉज ब्लीडिंग में बच्चों के रेक्टल पोलिप के अलावा अगर वो आई अप तो डायवर्टिकुलाइटिस की डायवर्टिकुलम की ब्लीडिंग होती है पेनलेस मैसिव होती है सेल्फ रिजॉल्विंग है म्यूकोजल अल्सरेशन की वजह से होती है वॉल इन्फेक्शन इस तरह होती है इंटरसेप्शन हो जाए ये देखो ये डायवर्टिकुलाइटिस होती है जस्ट लाइक photo on 4-year child presented with intestinal obstruction revealed a mesodiverticular vein
इसमें मीजोडाइवर्टिकुलर बैंड था जो कि एक्सीएन और मैक्रोडाइवर्टिकुलर विद प्राइमरी ट्रेड। अब इसको एक्सरसाइज करना है, यहाँ पे एक्सरसाइज करके इसको फिर निकाल दी जाए। डाइवर्टिकुलाइटिस की सिम्टम भी इस तरह जैसे पैंसाइटिस की होती है। ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी काज कर देता है अगर वो उसमें बैक्टीरिया लीड कर जाए। एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा होने की डिस्पोजिशन ज़्यादा होती है इसमें। इंसिडेंस ऑफ परफोरेशन केस में 30% होता है और पेरिटोनाइटिस के चांस भी इसमें बहुत ज़्यादा। ट्रीटमेंट क्या है? Symptomatic macrodermatitis disease का symptomatic macrodermatitis either wedge excision with transverse repair of the intestine, dissection of the adjacent segment of the ileum with end-to-end anastomosis. Depend करता है अगर white hole है, छोटा सा उसका ट्यूमर है, if it is not causing obstruction then only wedge dissection. और if it is big one, sometime हमें part of the small gut along with the diverticulum remove किया जाता है और end-to-end anastomosis कर दिया जाता है। ड्यूरिंग ऑपरेशन जब किसी और कॉज के लिए खोलते हैं तो मैक्रो डाइवर्टिकुलम अगर देखें, अगर हेल्दी है, वाइड बेस्ड है और शॉर्ट लेंथ है तो उसको कुछ नहीं करना। अगर उसकी बेस नैरो है तो उसको और लॉन्ग है उसको नैरो कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। फिर अदर कंडीशंस क्या है? इनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन, उसमें परफोरेट एनस के साथ बेबी आते हैं कि बेबी के एनल कैनाल का डिस्टल एंड जो है वो बना ही नहीं होता। बेबी प्रेजेंट कैसे करता है? इम्परफोरेट एनस के साथ इनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन और इनोरेक्टल एनोमली। क्या है इनोरेक्टल मैलफॉर्मेशंस? approximately 1 in per 5,000 live birth में। Most frequent digestive tract abnormality है, slightly higher in males compared with the females, which is associated anomaly है यूरोजेनिटल में देखी, इसमें वर्टिकल प्रोबेबिलिटी भी देखी, ताकि अगर आपकी इम्परफोरेट एनस है तो बाकी और अगर कार्डियक आपकी यूरोजेनिटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है वो कार्डियोवास्कुलर वर्टिकल एनोमलीज भी देखता है। बाकी चीज़ों को भी आपने ज़रूर देखना है कि ये इसका देखो, ये हमने लेवल देखना था कि किस जगह पे लेवल है उसका इम्परफोरेशन का, हाई टाइप है और लो टाइप है। हाई मालफॉर्मेशन के साथ है, फ्लैट पेरिनियम होगा, लैक ऑफ द मिडलाइन ग्लूटल फोल्ड ही नहीं होगा, उसमें एनल डिंपल ही नहीं होगा, और पेरिनियल साइन फाउंड इन पेशेंट विद लो मालफॉर्मेशन इंक्लूड प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम ऑफ द एट द पेरिनियम और बकेट हैंडल मालफॉर्मेशन होगी, एनल मेम्ब्रेन के थ्रू से मेकोनियम नजर आ रहा होगा। ये डिपेंड करते हैं कि हाई है इम्परफोरेशन या लो है। ये एक रेडियो इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे किया गया, जब इस एक्सरे को किया गया रेक्टल व्यू में तो ये सेक्रम है और ये कॉक्सिक है। देखो एक्सरे रेक्टल व्यू में किया गया तो ये इसकी लेग बोन है, तो ये देखो ये स्टिक बाहर रखी हुई है मार्कर, तो ये कितना डिस्टेंस है जो कि इम्परफोरेट है, एनल कैनाल ऊपर ही नहीं हुआ है। ये देखो इसका यहाँ पे एक छोटा सा डिम्पल नजर आ रहा है, यहाँ पे एनल कैनाल है ही नहीं। ये देखो यहाँ पे भी इनर कैनाल नजर ही नहीं आ रही है, फीमेल ब्यूटी है। ये मेकोनियम थोड़ा सा नजर आ रहा है, ये भी इम्परफोरेट एनस है। ये क्या है? छोटी सी टैग लगा हुआ बकेट हैंडल मैलफॉर्मेशन यहाँ पे है, लेकिन वो डिस्टल पार्ट एट्रीजिया है जो कि अटैच है पेरिनियम के साथ, जिसको के हुक किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। विद इम्परफोरेट एनस है, लेकिन उसने किसके साथ बना दिया कम्युनिकेशन? हाँ, ब्लैडर यूनि ब्लैडर के साथ, और फीकल मैटर यूरिन इसके थ्रू बाहर आ रहा है। ये देखो कि ये फिस्टुला इसके साथ बना दिया, रेक्टल यूट्राइन फिस्टुला, लेकिन एनस इज इम्परफोरेट। मैलफॉर्मेशन और भी आपने देखनी है, वही बैक्टीरिया क्या रहते हैं इसमें, एट्रीजिया, ड्यूरिनल एट्रीजिया, वेंट्रिकुलर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट्स, इनके लिए भी आपने देखना है। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है? डेफिनेटली रिपेयर करें या फिर कोलास्टमी करें। कोलास्टमी करके छोड़ दें, जब बच्चा अच्छा थोड़ा सा बिल्डअप हो जाएगा फिजिकली, फिर आप उसको ऑपरेट करके नीचे इंजन किनार बना सकते हैं। ये देखिए कोलास्टमी कर ली। कोलास्टमी क्या है? ये पार्ट आपने बाहर निकाल दिया।
डेफिनेटिव रिपेयर क्या है? एनोप्लास्टी। रेक्टो पेरिनेट फिस्टुला है तो उसको सेपरेट करना है, एनस को बनाना है, बकेट एंड मेटाफॉर्मेशन उसको आपने एनोप्लास्टी करना है। ये पोस्टीरियर सैजिटल एनोरेक्टल प्लास्टिक की गई है जिसमें कि वो बना के और एनो के नाम यहाँ बना दी गई है। फिर इंटेस्टाइन मैलरोटेशन भी एक अदर कॉम्प्लिकेशन है, अदर कंजेंटल मैलफॉर्मेशन है, इसमें रोटेशन डिफरेंट हो जाती है। सारा कुछ उसका प्रोसेस फॉर्मेशन में रिगार्ड इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है। इनकम्प्लीट रोटेशन हो जाए तो ड्यूरिंग मिड गार्ड इस तरफ आने की बजाय सीकम और जो आरईसी जंक्शन है वो राइट साइड में लेफ्ट साइड पे रोटेट कर रहे हैं, ये मैलरोटेशन होगी। ये सीकम आरईसी जंक्शन है, ये डक्ट की तरफ आने की बजाय ये इस तरह रोटेट होगी। This is all about the whole of the pediatric surgery जो कि हमें लाइफ इनको फेस करना पड़ता है, और इस सर्जरी के लिए हमें अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट करे मैलरोटेशन तो उसकी एमरजेंसी ट्रीटमेंट की जाती है। दैट्स ऑल अबाउट द पीडियाट्रिक सर्जरी। आई थिंक कि आपको कुछ समझ आई होगी। बाकी सारे छोटे छोटे प्रेजेंटेशन करते हैं आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आप